हम पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं, यानी प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। पहली घटना देखिए, अपवर्तन के कारण रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अपवर्तन के कारण रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, तारे पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक से या देखने वाले से अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए तारे से आने वाली प्रकाश किरणों से आँख के रेटिना पर तारे का जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंदु मात्र होता है, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर पृथ्वी पर पहुंचती हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व भिन्न भिन्न होता है तथा ताप के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व बराबर घटता बढ़ता रहता है। जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से जिनका ताप के कारण घनत्व घटता बढ़ता रहता है, प्रकाश किरणें बार बार अपवर्तित होती हैं, तो उस तारे का रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो कि बिंदु मात्र होता है, उस प्रतिबिंब की स्थिति आंशिक रूप से विस्थापित होती है, जिसका मस्तिष्क में आभास टिमटिमाने के समान होता है। जो तारे से आने वाली प्रकाश किरणों से तारे का रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब की स्थिति वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण प्रकाश किरणों के अपवर्तन से उस प्रतिबिंब की स्थिति आंशिक रूप से यानी कुछ विस्थापित होती रहती है, और उस विस्थापन के कारण उस प्रतिबिंब का मस्तिष्क में जो आभास है वो टिमटिमाने की भांति होता है। इसलिए रात्रि में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी घटना है जिसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है तो भी कुछ समय तक दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज से नीचे चले जाने के पश्चात भी कुछ समय तक दिखाई देना। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
जब सूर्य क्षैतिज से नीचे चला जाता है उसके पश्चात भी कुछ समय तक प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता रहता है। इस कुछ समय का मान लगभग 2 मिनट होता है, यानी क्षैतिज से नीचे चला जाने के पश्चात भी सूर्य लगभग 2 मिनट तक दिखाई देता है और इस घटना का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए क्यों। ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर इसकी विभिन्न परतें, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की विभिन्न परतें, ये क्षैतिज है, क्षैतिज। मान लीजिए ये कोई प्रेक्षक है, देखने वाला, दर्शक। सूर्य क्षैतिज से नीचे चला गया, मान लीजिए सूर्य यहां है। जब सूर्य से प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करेंगी और पृथ्वी के नजदीक आएंगी, तो पृथ्वी के जैसे जैसे नजदीक आते हैं वायुमंडल का घनत्व बढ़ता जाता है, और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम हो जाता है। तो जैसे जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर पृथ्वी के नजदीक आती है, लगातार अभिलंब की ओर मुड़ती जाती है, लगातार उसका अपवर्तन होता जाता है, और अपवर्तन होते होते ये प्रकाश किरण इस दर्शक तक पहुंचती है, जो कि वास्तव में यहां से आती हुई प्रतीत होती है। यदि दर्शक तक पहुंचने वाली इस प्रकाश किरण को अपन आगे बढ़ा दें तो वो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी वास्तव में सूर्य की स्थिति क्षैतिज के नीचे है इस एस बिंदु पर, जबकि जो दर्शक है उसको प्रेक्षित होती है इस एस डैश बिंदु पर। यानी सूर्य क्षैतिज से नीचे होते हुए भी प्रेक्षक को या दर्शक को दिखाई देता है। ये घटना किसके कारण उत्पन्न हुई? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षैतिज से नीचे चला जाता है उसके पश्चात भी कुछ समय तक प्रेक्षक को सूर्य दिखाई देता रहता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी जब सूर्य क्षैतिज से नीचे चला गया उसके बाद क्षैतिज तक सूर्य का जो आंख में प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी वो सूर्य की वास्तविक स्थिति है। लेकिन क्षैतिज से नीचे चले जाने के बाद कुछ समय तक लगभग 2 मिनट तक दिखाई देता है, वो उसकी आभासी स्थिति है। तो आभासी स्थिति का जो प्रेक्षण है वो लगभग 2 मिनट तक होता है, और किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षैतिज से नीचे चला जाता है उसके पश्चात भी कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। तीसरी घटना है पानी भरे हुए किसी पात्र का पेंदा अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी भरे हुए पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। देखिए क्यों।
मान लीजिए ये कोई पात्र है, ये पात्र का पैंदा है और इस पात्र में इस ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ये पानी की वास्तविक ऊंचाई है, इसको अपन कैपिटल H से व्यक्त कर देते हैं। इस पानी भरे हुए पात्र के पैंदे में कोई सिक्का रखा हुआ है, इसको अपन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ओ। इस सिक्के से पानी की सतह पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, आपतित प्रकाश किरण। पानी की सतह के जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु पर अपन अभिलंब बनाए तो ये आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण कहलाता है, इसको आई से व्यक्त करते हैं। जब ये प्रकाश किरण पानी से वायु में अपवर्तित होगी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होगी, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा हो जाता है। यानी ये जिस दिशा में संचरित हो रही थी उससे विचलित हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है और अपवर्तित होकर मान लीजिए इस दिशा में संचरित होती है। ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण। और ये अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण। अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, उसको अपवर्तन कोण कहते हैं और आर से व्यक्त करते हैं। जिस बिंदु पर पानी की सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है उस बिंदु को ए से व्यक्त कर देते हैं। अब देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण इस ऑब्जेक्ट से, इस वस्तु से या इस सिक्के से पानी की सतह पर अभिलंब के अनुदिश आपतित होती तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती। यानी यहां आपतन कोण आई का मान 0 है तो अपवर्तन कोण आर का मान भी 0 होगा, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। किसी भी दो माध्यमों की पृथककारी सतह पर जब कोई प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है तो बिना मुड़े सीधी अपवर्तित हो जाती है, यानी सीधी निकल जाती है। यानी आपतन कोण आई का मान 0 है तो अपवर्तन कोण आर का मान भी 0 होगा। जिस बिंदु पर पानी की सतह पर अभिलंब के अनुदिश ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है उस बिंदु को अपन बी से व्यक्त कर देते हैं। अब ए बिंदु पर अपवर्तित प्रकाश किरण को यदि पीछे बढ़ाएं तो ये प्रकाश किरण इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यानी ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, सिक्का है, उसका प्रतिबिंब यहां दिखाई देता है, इमेज यहां दिखाई देती है उसकी, इसको आई से व्यक्त कर देते हैं। यानी जो पैंदा वास्तव में यहां है वो प्रेक्षक को, पैंदा वास्तव में ओ बिंदु पर है जो प्रेक्षक को आई बिंदु पर प्रेक्षित होता है, यानी ऊपर उठा हुआ प्रेक्षित होता है। यानी पैंदे की जो स्थिति है, जो सिक्का पैंदे में रखा हुआ था उसकी स्थिति प्रेक्षक को आई बिंदु पर प्रेक्षित होती है। यानी ये पैंदा है वो ऊपर उठा हुआ, अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी पैंदा की आभासी जो गहराई है वो बी से आई तक है। यानी इस आभासी गहराई को स्मॉल h से व्यक्त कर देते हैं। ये इसकी आभासी गहराई है, स्मॉल h। देखिए, इस अपवर्तित प्रकाश किरण को आपने पीछे बढ़ा दिया और ये अभिलंब,
तो चूंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जब ये कोण r है तो ये कोण r होगा। और देखिए इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये कोण, ये संगत कोण है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये कोण r है तो ये कोण भी r होगा। अपन दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने बनने वाले कोण मान में बराबर होते हैं। यदि ये कोण r है तो ये कोण r होगा। अब देखिए ये दो परस्पर समानांतर रेखाएं हैं और इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहां बनने वाला कोण और यहां बनने वाला कोण, ये एकांतर कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। जब ये r है तो ये r होगा। या दूसरे तरीके से समझें अपन, ये अभिलंब और ये पानी की सतह पर अभिलंब के अनुदिश आने वाली प्रकाश किरण, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के समांतर है और ये कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण r और यहां बनने वाला कोण, ये दोनों संगत कोण होते हैं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये कोण r है तो ये कोण भी r होगा। इसी प्रकार देखिए ये अभिलंब और पानी की सतह पर अभिलंब के अनुदिश आने वाली प्रकाश किरण, ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं और इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही OA, तो यहां बनने वाला ये कोण I और इस बिंदु O पर बनने वाला ये कोण, ये भी एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये कोण I है तो ये कोण भी I होगा। जब ये वाला कोण I है तो ये कोण भी I होगा। अब देखिए यहां A बिंदु पर प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। प्रकाश किरण पानी से वायु में अपवर्तित होती है, जहां आपतन कोण का मान I है और अपवर्तन कोण का मान R है। तो बिंदु A पर प्रकाश किरण के अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम से या अपवर्तन के प्रथम नियम से म्यू WA, यहां पानी से प्रकाश किरण वायु में, वाटर से एयर में अपवर्तित हो रही है, तो पानी के सापेक्ष एयर के अपवर्तनांक को अपन म्यू WA से व्यक्त कर सकते हैं। यानी म्यू WA बराबर होगा साइन I अपॉन साइन R। उत्कर्मणीयता के सिद्धांत से ये जानते हैं कि म्यू WA बराबर होता है 1 अपॉन म्यू AW, यानी पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये उत्कर्मणीयता का सिद्धांत कहलाता है। तो म्यू WA का मान म्यू AW के व्युत्क्रम के बराबर होगा, यानी म्यू WA बराबर 1/म्यू AW। इसका मतलब इस इक्वेशन में म्यू WA के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, 1/म्यू AW। दिस इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। यदि इसको उलट दें तो म्यू AW बराबर होगा साइन I R बट्टा साइन I। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दें। और साइन I और साइन R का मान अपन चित्र की ज्यामिति से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए चित्र की ज्यामिति में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है OBA। इसमें ये कोण I है, इसके सामने की भुजा ये BA भुजा लंब है और 90 डिग्री के कोण के सामने की जो OA भुजा है वो कर्ण है। तो चित्र की ज्यामिति से
यहां साइन आई का मान लंब बटे कर्ण, कौन सी त्रिभुज से, ओ बी ए त्रिभुज से साइन आई का मान लंब बटे कर्ण, यानी बी ए अपॉन ओ ए, ये साइन आई का मान। इसी प्रकार एक दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए, आई बी ए, इस समकोण त्रिभुज से साइन आर का मान ज्ञात कर सकते हैं अपन। साइन आर का मान होगा बी ए अपॉन आई ए। यदि ये दोनों मान समीकरण 1 में पुट कर दें तो म्यू ए डब्ल्यू दिस इक्वल टू साइन आर का मान है अपने पास बी ए अपॉन आई ए बट्टा साइन आई का मान है बी ए अपॉन ओ ए, यानी इसमें इसका भाग देना है। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बी ए अपॉन आई ए इंटू, इसमें बी ए अपॉन ओ ए का भाग देना है। इसको यदि इंटू में लिखना चाहें तो अंश हर में और हर अंश में चला जाएगा, यानी उलट जाएगा ये। तो ये ओ ए ऊपर, बी ए नीचे, देखो बी ए भुजा से बी ए कैंसिल, म्यू ए डब्ल्यू बराबर ओ ए अपॉन आई ए। म्यू ए डब्ल्यू, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, ये हो गया ओ ए अपॉन आई ए। यदि एयर के सापेक्ष पानी के अपवर्तनांक को केवल म्यू से व्यक्त करें तो इसको लिख सकते हैं अपन म्यू बराबर ओ ए अपॉन आई ए। देखिए कोण आई और आर का मान यदि अल्प है, यदि आई व आर अल्प हो तो बिंदु बी व ए निकट स्थित होंगे, दोनों बिंदु निकट स्थित होंगे, यानी दोनों को लगभग संपाती मान सकते हैं। यानी बिंदु बी और ए बहुत नजदीक स्थित होंगे और उस स्थिति में भुजा जो ओ ए है उसकी लंबाई लगभग ओ बी के बराबर होगी। यानी बिंदु जब बी और ए अति निकट स्थित हैं तो ए के जगह अपन बी लिख सकते हैं। इस स्थिति में ओ ए की जो लंबाई है वो लगभग ओ बी के बराबर तथा आई ए की जो लंबाई है वो लगभग आई बी के बराबर होगी। यानी इसमें अपन ओ ए की जगह ओ बी लिख सकते हैं और आई ए की जगह आई बी लिख सकते हैं। तो म्यू बराबर होगा ओ बी अपॉन आई बी। अब देखिए यहां ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस, ये इस पानी की वास्तविक गहराई यानी पैंदे की वास्तविक गहराई है, और बिंदु आई से बी तक की डिस्टेंस ये इसकी आभासी गहराई है। तो ओ बी के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एच वास्तविक गहराई, और आई बी के स्थान पर आभासी गहराई स्मॉल एच। तो इसको लिख सकते हैं अपन म्यू बराबर कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच, या स्मॉल एच बराबर होता है कैपिटल एच अपॉन म्यू। ये संबंध होता है आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में। यानी आभासी गहराई का मान होता है वास्तविक गहराई अपॉन उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपवर्तन के कारण किसी पात्र में यदि पानी भरा हुआ है तो उसका पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी उस पैंदे की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई भिन्न भिन्न होती है, और आभासी गहराई का मान वास्तविक गहराई से कम होता है।
और आभासी गहराई है उसका मान होता है स्मॉल h बराबर कैपिटल H अपॉन म्यू। म्यू यहां पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, अर्थात पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो स्मॉल h बराबर कैपिटल H अपॉन म्यू, यानी आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई अपॉन पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जब किसी पात्र में पानी भरा हुआ होता है तो उसका पैंदा जो है वो अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर विस्थापित हो गया, यदि इस विस्थापन को ऑब्जेक्ट O है वो इस I बिंदु तक विस्थापित हो गया अपवर्तन के कारण, यदि इस विस्थापन को अपन x से व्यक्त करें तो इस x का मान कितना होगा? इस x का मान होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यानी x का मान होगा ऑब्जेक्ट का विस्थापन। ये विस्थापन अपन निकाले तो इस विस्थापन x का मान होगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यानी कैपिटल H माइनस स्मॉल h का मान है कैपिटल H अपॉन म्यू। यदि इसमें अपन h कॉमन ले लें तो x का मान हो जाएगा h इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये हो गया ऑब्जेक्ट का विस्थापन कि उस पारदर्शी माध्यम में जो अपवर्तन के कारण ऑब्जेक्ट है वो कितना विस्थापित हो जाएगा। उस विस्थापन x का मान होगा h इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। यहाँ h उस पानी की वास्तविक गहराई है और म्यू पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो अपवर्तन के कारण किसी पात्र में यदि पानी भरा हुआ है तो उसका पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी उस पैंदे की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई भिन्न भिन्न होती हैं और आभासी गहराई का मान वास्तविक गहराई और पानी के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। यानी उसके पैंदे में रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है, विस्थापित प्रेक्षित होता है, और उस विस्थापन का मान x बराबर होता है h इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। चौथी घटना है पानी में या किसी द्रव में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। चौथी घटना, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। देखिए क्यों। मान लीजिए ये कोई पात्र है, इस पात्र में पानी भरा हुआ है और इस पानी में ये एक छड़ रखी हुई है AB। छड़ का ये इस बिंदु को, पानी की सतह का ये बिंदु जिस पर ये छड़ है पानी से बाहर निकल रही है, इसको अपन C मान लें। तो छड़ का जो AC भाग है वो AC भाग पानी में डूबा हुआ है। अपवर्तन के कारण पानी के अंदर स्थित कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये अपन अभी पढ़ चुके हैं। जैसे ये A बिंदु है, ये अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी ये बिंदु मान लीजिए यहां ऊपर उठा हुआ दिखाई। इसी प्रकार इस छड़ का प्रत्येक बिंदु, यानी ये बिंदु भी अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा।
ये बिंदु भी अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और इन सब को अपन मिला दें, सब बिंदुओं को, तो ये छड़ है वो मुड़ी हुई दिखाई देगी, यानी यहां प्रतीत होगी। तो अपवर्तन के कारण पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद जो अगली घटना है अपवर्तन से संबंधित, कि कोई कांच की पट्टिका है, उस कांच की पट्टिका से प्रकाश किरण जब अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के कारण उसमें पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। अब ये क्या है पार्श्विक विस्थापन, अब इसका अध्ययन करेंगे। अपवर्तन से संबंधित पांचवी घटना, जब कोई प्रकाश किरण किसी कांच की पट्टिका से अपवर्तित होती है तो उस प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन हो जाता है, यानी कांच की पट्टिका से प्रकाश किरण का अपवर्तन एवं पार्श्विक विस्थापन। कांच की पट्टिका से प्रकाश किरण का अपवर्तन एवं पार्श्विक विस्थापन। कांच की पट्टिका से प्रकाश किरण का अपवर्तन एवं पार्श्विक विस्थापन। देखिए ये कांच की पट्टिका है, ये कांच की पट्टिका जिसकी मोटाई t है। इस कांच की पट्टिका की मोटाई जो है वो t है। पट्टिका की सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है। ये आपतित प्रकाश किरण PQ, यानी पट्टिका की सतह के जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है उसको अपन Q से व्यक्त कर रहे हैं। इस बिंदु Q पर सतह के लंबवत कोई रेखा खींचे तो उसको अपन अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब है, इसको मैं M1 N1 से व्यक्त कर देता हूं। ये आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं और I से व्यक्त करते हैं। जब ये प्रकाश किरण वायु से इस कांच में अपवर्तित होगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कांच की पट्टिका नहीं होती तो ये प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती, यानी इसके संचरण की दिशा ये होती, ये बिना मुड़े सीधी निकल जाती। लेकिन अपवर्तन के कारण यहां ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी इस बिंदु पर आपतित होती है, अपवर्तित होकर। ये अपवर्तित प्रकाश किरण, इस बिंदु को अपन R से व्यक्त कर देते हैं, इस बिंदु को R से व्यक्त कर देते हैं और यहां भी एक अभिलंब बना देते हैं बिंदु R पर भी। ये बिंदु R, मान लीजिए इस अपवर्तन कोण, अपवर्तित प्रकाश, यहां QR जो प्रकाश किरण है वो अपवर्तित प्रकाश किरण है और अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो अपवर्तन कोण कहलाता है। इसको R से व्यक्त करते हैं। यहां इस चित्र की ज्यामिति में इस Q बिंदु पर बना ये कोण R और यहां ये वाला कोण इस R बिंदु पर, ये एकांतर कोण है, क्योंकि ये दोनों परस्पर समानांतर रेखाएं हैं और इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, तो इस कोण का मान भी होगा R।
अब ये प्रकाश किरण बिंदु R पर कांच से वायु में अपवर्तित हो रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित हो रही है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इस बिंदु R पर इस अपवर्तन कोण को मैं E से व्यक्त कर देता हूं। तो बिंदु Q पर प्रकाश किरण का अपवर्तन वायु से कांच में हो रहा है, यहां आपतन कोण का मान I है, अपवर्तन कोण का मान R है। और इस कांच की पट्टिका के बिंदु R पर प्रकाश किरण कांच से वायु में अपवर्तित हो रही है, यहां आपतन कोण का मान R है और अपवर्तन कोण का मान E है। ये निर्गत प्रकाश किरण, इस लास्ट बिंदु को मैं S से व्यक्त कर दूं तो यहां RS क्या है? निर्गत प्रकाश किरण है, यानी यहां PQ क्या है? आपतित प्रकाश किरण। QR अपवर्तित प्रकाश किरण, RS निर्गत प्रकाश किरण। देखिए बिंदु R पर जो ये निर्गत प्रकाश किरण है, इसके लंबवत एक, यानी इससे इस पर लंब डाल दें अपन, जो कांच की पट्टिका पर आपतित प्रकाश किरण है, इसकी जो मूल संचरण दिशा है, यदि बिंदु R से उस पर लंब डाल दें तो मान लीजिए लंब किसी बिंदु N2 पर मिलता है, तो ये कोण क्या होगा आपका? 90 डिग्री। निर्गत प्रकाश किरण और आपतित प्रकाश किरण की संचरण की दिशा के बीच की जो ये लंबवत दूरी है, यानी निर्गत प्रकाश किरण है, वो आपतित प्रकाश किरण के संचरण की दिशा के समांतर होती है, और बीच की जो लंबवत दूरी है इसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं और स्मॉल d से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये प्रूफ करेंगे कि कांच की पट्टिका से अपवर्तित होकर जो प्रकाश किरण बाहर निकलती है, कांच की पट्टिका से निर्गत प्रकाश किरण आपतित, कांच की पट्टिका पर आपतित प्रकाश किरण के संचरण की दिशा के समांतर होती है, और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो ये समांतर होती है। समांतर कब होगी? ये जब इस कोण E का मान इस कोण I के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब ये निर्गत जो प्रकाश किरण है वो आपतित प्रकाश किरण के संचरण की दिशा के समांतर होगी। तो देखिए सबसे पहले इस Q बिंदु पर प्रकाश किरण का अपवर्तन हो रहा है, और उसके बाद R बिंदु पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। Q बिंदु पर प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है वायु से कांच में, जबकि R बिंदु पर प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है कांच से वायु में। तो इन दोनों बिंदुओं पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से या अपवर्तन के प्रथम नियम से, स्नेल के नियम से सबसे पहले देखिए बिंदु Q पर, बिंदु Q पर प्रकाश किरण वायु से कांच में अपवर्तित हो रही है। तो म्यू AG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये होगा साइन I अपॉन साइन R। ये इक्वेशन नंबर हो गया 1, क्योंकि इस Q बिंदु पर आपतन कोण का मान I है और अपवर्तन कोण का मान R है। अब देखिए बिंदु R पर, बिंदु R पर, बिंदु R पर प्रकाश किरण कांच से वायु में अपवर्तित हो रही है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक म्यू GA, यहां आपतन कोण का मान R है और अपवर्तन कोण का मान E है, तो ये होगा साइन R अपॉन साइन E। लेकिन उत्कर्मणीयता के सिद्धांत से
अपन ये जानते हैं कि म्यू जी ए बराबर होता है 1/म्यू ए जी, यानी ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक और एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। तो इसके स्थान पर अपन लिख सकते हैं 1/म्यू ए जी दिस इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन ई। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दें तो अपन ये लिख सकते हैं म्यू ए जी इंटू 1/म्यू ए जी दिस इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर गुणा साइन आर बटा साइन ई। देखिए इसमें म्यू ए जी से म्यू ए जी कैंसिल, इसमें साइन आर से साइन आर कैंसिल। यदि इस साइन ई को मैं इधर ले आऊं, या पहले देखिए एक शेष रह गया और इधर शेष रह गया साइन आई बटा साइन ई। साइन ई को इस साइड ले ले तो साइन ई बराबर हो गया साइन आई। दोनों तरफ साइन हटा दें तो ई का मान आई आ गया, यानी ये जो निर्गत कोण है ई, इसका मान आपतन कोण आई के बराबर होगा। और यदि ई का मान आई के बराबर है, इसका मतलब ये निर्गत प्रकाश किरण है वो आपतित प्रकाश किरण की संचरण दिशा के समांतर होगी। इसका मतलब कांच की पट्टिका से जब प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है तो निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण की संचरण दिशा के समांतर होती है। और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, यानी इससे इस पर अपन लंब डाल दें, बीच की दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है, जिसको अपन स्मॉल डी से व्यक्त कर रहे हैं। अब इस पार्श्विक विस्थापन स्मॉल डी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए पार्श्विक विस्थापन स्मॉल डी का मान ज्ञात करने के लिए चित्र की ज्यामिति में देखिए इस बिंदु Q पर ये PQ आपतित प्रकाश किरण है जिसको अपन आगे बढ़ा दिया उसी दिशा में, और ये अभिलंब। जब दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये कोण आई है तो ये पूरा कोण आई होगा। क्योंकि ये नीचे का कोण आर है तो ये शेष बचा हुआ जो कोण है आपका वो हो जाएगा आई माइनस आर। इस कोण का मान होगा आई माइनस आर, आई माइनस आर। एक बार पुनः समझ ले, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने बने कोण, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ये पूरा कोण आई होगा। ये नीचे का कोण आर है तो ये शेष बचा हुआ होगा आई माइनस आर। अब देखिए इस चित्र की ज्यामिति में एक समकोण त्रिभुज है अपने पास QN1R। चित्र की ज्यामिति से समकोण त्रिभुज QN1R से यदि इस कोण R की कोज्या का मान निकालें, अपन कोस R का मान निकालें, तो कोस R होता है आधार बटा कर्ण। इस समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए ये सामने की भुजा लंब है, ये कोण 90 डिग्री, इसका मतलब इसके सामने की ये भुजा जो QR भुजा है वो कर्ण है। तो ये बची हुई जो भुजा है QN1 ये आधार है, तो इसका मान होगा QN1 बटा QR। क्योंकि QN1 इस कांच की पट्टिका की मोटाई है,
तो इस QN1 की जगह अपन, यदि कांच की पट्टिका की मोटाई स्मॉल t है तो इसकी जगह अपन स्मॉल t लिख सकते हैं। हाँ भाई, तो QN1 यहां क्या है, कांच की पट्टिका की मोटाई है जिसको अपन स्मॉल t से व्यक्त कर रहे हैं, तो इसकी जगह लिख सकते हैं अपन स्मॉल t, ये स्मॉल t अपॉन QR। तो यहां इस भुजा QR का मान आ गया अपने पास स्मॉल t बटा कोस r। इसको आप लिख दें समीकरण नंबर 4। अब देखिए पुनः चित्र की ज्यामिति में अपने पास एक समकोण त्रिभुज है QN2R, समकोण त्रिभुज QN2R से, इसमें ये कोण I माइनस R है। इस कोण की ज्या का मान लिखे अपन, यानी साइन I माइनस R का मान लिखें तो किसी कोण की ज्या, समकोण त्रिभुज में किसी कोण की ज्या होती है लंब बटा कर्ण। इस कोण के लिए सामने की भुजा लंब, यानी RN2 जो है ये भुजा है लंब और QR भुजा है इसका कर्ण। तो RN2 अपॉन QR, क्योंकि RN2 पार्श्विक विस्थापन है, इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है लंबवत दूरी, उसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं और स्मॉल d से व्यक्त करते हैं। तो इसका मान है स्मॉल d अपॉन QR। तो यहां से अपने पास पार्श्विक विस्थापन का मान आ जाएगा स्मॉल d बराबर QR इंटू, तो स्मॉल d का मान होगा t अपॉन कोस r इंटू साइन I माइनस R। समीकरण नंबर 5, यदि कोण I व R अल्प है, यदि I व R अल्प हो तो साइन I माइनस R का मान भी अल्प होगा। जब कोण अल्प होता है तो उस कोण की ज्या लगभग कोण के बराबर होती है, इसका मान होगा I माइनस R। वह कोस R, जब कोण अल्प होता है तो उसकी कोज्या लगभग 1 के बराबर होती है, इसका मान लगभग 1 के बराबर होगा। यदि ये दोनों मान इसमें पुट कर दें तो स्मॉल d का मान आता है t इंटू I माइनस R। देखिए कोस R का मान 1 लिख दिया अपन ने, साइन I माइनस R का मान केवल I माइनस R नोट कर दिया। तो पार्श्विक विस्थापन d का मान आ गया t इंटू I माइनस R। ये समीकरण नंबर 6। पुनः देखिए बिंदु Q पर जब प्रकाश किरण का अपवर्तन हो रहा है और इस बिंदु पर प्रकाश किरण वायु से कांच में अपवर्तित होती है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है उसको केवल म्यू से व्यक्त करें, कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपन केवल म्यू से व्यक्त करें, तो अपन लिख सकते हैं म्यू बराबर साइन I बटा साइन R। लेकिन I और R का मान जब अल्प है तो साइन I को लिख सकते हैं लगभग I और साइन R को लिख सकते हैं लगभग R, यानी इसको लिख सकते हैं अपन I बटा R। यहां से R का मान निकालें तो R का मान होता है I अपोन म्यू। देखिए म्यू का मान आ गया I अपोन R, R को इस साइड ले म्यू को उस साइड ले जाए तो R का मान आएगा I बटा म्यू, और ये मान समीकरण 6 में पुट कर दें तो पार्श्विक विस्थापन d का मान आ जाता है t इंटू I माइनस R, और R की जगह लिख सकते हैं अपन I बटा म्यू। इसमें I कॉमन ले सकते हैं तो ये मान आ गया t गुणा I इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये हो गया पार्श्विक विस्थापन, यानी पार्श्विक विस्थापन का मान होता है t इंटू आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। यहां t कांच की पट्टिका की मोटाई है, I आपतन कोण है और म्यू कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। तो जब कोई प्रकाश किरण
किसी कांच की पट्टिका से अपवर्तित होती है तो अपवर्तित यानी निर्गत प्रकाश किरण जो है वो आपतित प्रकाश किरण की संचरण दिशा के समांतर होती है और उन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। और इस पार्श्विक विस्थापन का मान होता है T इंटू आई इंटू 1-1/म्यू। यहाँ T कांच की पट्टिका की मोटाई है, I कांच की पट्टिका पर आपतित प्रकाश किरण का आपतन कोण है और म्यू कांच की पट्टिका का निरपेक्ष अपवर्तनांक है।